देखो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरीके से कि ये तुम्हारा एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक इस तरीके से, ठीक है। लेट से दिस इज़ 1 kg ब्लॉक एंड दिस इज़ 2 kg ब्लॉक, और इनके बीच में क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। और इनिशियली वो नेचुरल लेंथ पे अपनी, लेट से इसकी जो वेलोसिटी हमने दी, इसको दी 15 मीटर पर सेकेंड की, जो इसको वेलोसिटी दे दी राइट हैंड साइड में। तो तुम्हें निकालना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एलोंगेशन। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। लेट से इन दोनों के बीच में जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसकी कुछ वैल्यू लेनी है तो ले लो, 100 ले लो। सबसे पहला जो इसके अंदर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन होगा कब। तुम ये बोल रहे हो कि जब ये मैक्सिमम पे होगा और ये चलना स्टार्ट करेगा। इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन तब होगा जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। पूछ क्यों, क्या कह रहे हैं? लगभग क्या होता है, नहीं, इन दोनों की वेलोसिटी जब सेम होगी ना, तब इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन होगी। अब पूछो क्यों। देखो, जब हमने इसको 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी? इसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी घटेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। जब तक इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तब तक क्या होगा, एलोंगेशन होता ही रहेगा। जब तक इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगी, तब तक क्या होगा, एलोंगेशन होता ही रहेगा। कब एलोंगेशन होना बंद हो जाएगा, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, और उसके बाद फिर क्या होगा, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कंप्रेशन कब तक चलेगा कि इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ने लगेगी और इसकी और कम होने लगेगी, तो ये इसके पास आने लगेगा, ठीक है। तो एलोंगेशन वाला केस तुम्हें समझ में आया कि कब होगी एलोंगेशन मैक्सिमम, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। और क्यों होगी सेम, क्योंकि जब तक इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, तब तक क्या होगा, एलोंगेशन होता ही रहेगा, ठीक है। लिखो इस चीज़ को कि ये ब्लॉक बी है लेट से, और ये है ए। लिखो अपने वर्ड्स में कि जब तक वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, तब तक एलोंगेशन होगा, ठीक है। और मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए। अब देखो ध्यान से, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी, v। मान लेते हैं उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, इसकी v है, इसकी भी क्या है, v, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या चल रही होगी, v। जब तीनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तब भी हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ठीक है। और ये तो तुम्हें पता है ना कि अगर मान लो हम जब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास को क्या मान लिया हमने, रेस्ट पे, और बाकी ये दोनों क्या करेंगे, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन, बस ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। और अगर इसको ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो फिर वो सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा और वो मैक्सिमम कंट्रैक्शन इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, फिर VCOM निकालना, और VCOM ही किसके बराबर होगा, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, और मैक्सिमम क्या होगा, एलोंगेशन, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर सही क्यों निकला, क्योंकि तुमने VCOM निकाला था, लेकिन लॉजिकली वो क्यों आया वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो VCOM की वैल्यू क्या आ गई, इसको 2 इंटू में 15 प्लस 1 इंटू में 0 अपॉन में कितना हो गया, 3, तो कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई तुम्हारी VCOM। अब इसके बाद क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी क्या है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ दिस हाफ ऑफ m इंटू में v स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद ये पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से चल रहा होगा उस टाइम पे जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू में v स्क्वायर, प्लस बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, स्प्रिंग के अंदर, ठीक है, और वो क्या हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। अब ये x जो है वो हमारा क्या होगा, एलोंगेशन, x ही क्या होगा, एलोंगेशन। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, 1/2 1/2 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, 15 15 जा 225 इंटू में 2, 1 मिनट कितना हो गया,
450 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 300 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 100 इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आके आ जाएगा 150, नीचे आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू अंडर रूट में 150/100, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का रूट। ये आएगा तुम्हारा आंसर। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है, एलोंगेशन। इसमें क्या निकालेंगे, कंप्रेशन। देखो किस तरीके से क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक दोनों का इक्वल मास है 2 kg एंड ये भी 2 kg। इस तरीके से एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 100 न्यूटन पर मीटर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें एलोंगेशन नहीं निकालना, अब तुम्हें क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो ये जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंप्रेशन मैक्सिमम होगा वो तुम्हें निकालना है। और ये सब सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। देखो इस केस में भी मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब वेलोसिटी दोनों की क्या होगी सेम। अगेन क्यों, क्योंकि जब ये इससे टकराएगा इसकी वेलोसिटी कब तक, ये कंप्रेशन कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए सेम, जब तक दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए सेम। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सब कुछ वही है। क्या निकालना है, सबसे पहले VCM निकाल लें। VCM निकालने के बाद क्या कर दें, एनर्जी कंजर्वेशन कर दें बस। VCM निकालने के बाद एनर्जी कंजर्व करें। देखो जिसका नहीं हुआ, सबसे पहले क्या निकालें, VCM निकालें, और जो क्या होगा उस वेलोसिटी के बराबर होगा जिस पे दोनों की क्या होगी सेम वेलोसिटी, और मैक्सिमम क्या होगा कंप्रेशन, ठीक है। तो VCM की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 0 अपॉन में कितना 4, तो आंसर कितना आ गया 1/2। ये वो वेलोसिटी है। अब क्या निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन, हाफ ऑफ m इंटू में v स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये दोनों सिस्टम साथ में चल रहे होंगे उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, तो हाफ ऑफ m कितना इस बार 4 इंटू में v स्क्वायर मतलब 1/4, ठीक है, प्लस हाफ इंटू में k की वैल्यू 100 इंटू में x स्क्वायर, तो 1/2 अगेन कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू में x स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा 1/100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/10, दैट इज 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो सालो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। हाँ बताओ। हाँ मतलब सही है, जब एक बहुत बड़ा फोर्स जो है एक बहुत छोटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है बहुत लार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब कोई भी, जैसे बैट और बॉल का केस ले लो कि बॉल आ रही है और बैट ने उसको हिट किया, ग्राउंड पार कर जाती है ना, और वो क्या होता है मतलब बिल्कुल हल्का सा फोर्स लगता है बैट्समैन का, तो लेकिन उसका मोमेंटम इतना ज़बरदस्त चेंज होता है कि वो उसको इतनी वेलोसिटी गेन कर लेता है कि वो स्टेडियम से बाहर चली जाती है। एक बुलेट, ठीक है, बुलेट का तो तुम्हें पता है कि एक मेटल स्टील को भी, ठीक है, स्टील की शीट को भी क्या कर देती है, पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मोमेंटम उसका इतना हाई होता है, और मोमेंटम जब चेंज होता है, जब टकराती है तो एकदम से मोमेंटम चेंज की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो ज़्यादा इसके ऊपर जाते नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। इसकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है, व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अकर एट ए पॉइंट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, फोर्स को, इम्पल्सिव फोर्स। एंड देखो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग व्हाट, F इज इक्वल टू dp/dt। p क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको बोलूँ F dt इज इक्वल टू dp, तो इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ F dt, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें P इनिशियल से P फाइनल, तो ये क्या आ जाएगा, P फाइनल माइनस, एंड दिस इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। When a large amount of force is acting on a very short duration of time, then the momentum change is huge. Then the momentum change is huge. ठीक है, और इसको, इस फोर्स को बोलते हैं क्या, इम्पल्सिव फोर्स, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर मान लो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स धीरे धीरे लगाया जाए, उसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन एकदम से लगा दिया जाए तो क्या होगा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ऐसे सोचो कि एक बहुत भारी चीज़
तुम आराम से धीरे धीरे फर्श पर रख दो, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको छोड़ दो तो क्या हो सकता है? फर्श को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है, और तुम्हें क्या पड़ सकता है? गालियाँ पड़ सकती हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हो तुम घर पे जाके। ठीक है, घर में जो किचन में सबसे भारी सामान होगा ना, उसे जाके ऐसे करके छोड़ देना। ठीक है, और फिर बाद में मम्मी इम्पल्सिव फोर्स तुम्हारे ऊपर लगाई देगी। ठीक है, तो एफ डी टी इजल टू पी एफ माइनस पी इनिशियल, दिस इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इसको ये जो फोर्स है और टाइम है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, एफ एवरेज इनटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, कि जब हमें एफ एवरेज निकालनी हो, ठीक है, और हमें टाइम पता हो और चेंज इन मोमेंटम पता हो, तो हम इस तरीके से भी इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? देखो, एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास ले लो 2 kg, और इसमें म्यू है लेट से 0.5। ठीक है, एक बुलेट आ रही है लेट से 20 ग्राम की, 20 ग्राम की क्या है? बुलेट है, और इसकी स्पीड ले लो 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इससे टकराई, एंड दिस इज अ वुडन ब्लॉक। ठीक है, वुडन ब्लॉक, ये इससे टकराएगी। फाइंड आउट, लिखो, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द कॉमन सिस्टम। और वो कॉमन सिस्टम की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? मोमेंटम कंजर्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एम क्या है कि इसकी कॉमन वेलोसिटी निकालना, और वो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व करो सबसे पहले। तो पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम क्या है इस सिस्टम का पूरे का? हाँ, मास इंटू में वेलोसिटी, तो 20 इंटू में 200 अपॉन में 1000, दैट इज 4। ठीक है, ये होगा पी इनिशियल। व्हाट इज पी फाइनल? पी फाइनल हो गया क्या? जब ये इसके अंदर एम्बेड हुआ और वो एक सर्टेन वेलोसिटी से चला, तो मास कितना हो गया इसके अंदर? 2.02 इंटू में v, इंटू में v। अब मोमेंटम कंजर्व होना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे लग नहीं रही सिस्टम के ऊपर, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, और यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2.02 इंटू में v, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 अपॉन में 2.02, तो इससे आंसर क्या आ रहा है? 400 अपॉन में 202। अब यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ, ये वेलोसिटी तो चलो तुमने निकाल ली, लेकिन इस फ्रिक्शन का क्या हुआ? इस फ्रिक्शन का, ये भी तो लग रहा था जब अभी आगे बढ़े ना तब नहीं, जब ये इसके अंदर एम्बेड हो रहा होगा तो फ्रिक्शन भी तो काम कर रहा होगा। तो क्या ये पी इनिशियल और पी फाइनल लगाना सही है यहाँ पे? क्यों? अभी तक तो सही है, क्योंकि अभी तक फ्रिक्शन लग चुका है। जैसे ही तूने उसको टच किया, फ्रिक्शन तभी काम करना स्टार्ट कर दिया था, फ्रिक्शन तभी काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पे? ये फोर्स भी तो काम कर रही थी यहाँ पे, कि नहीं कर रही थी? देखो, इस चीज़ को समझो, यहाँ पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इम्पल्सिव फोर्स एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इस टाइम पे, इस सिनेरियो के अंदर, ये जो फ्रिक्शन है इम्पल्सिव फोर्स है नॉन इम्पल्सिव फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। और नॉन इम्पल्सिव अगर फोर्स होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बहुत कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत हाई। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इम्पल्सिव। और इसके बीच में क्या होगा? नॉन इम्पल्सिव। अगर नॉन इम्पल्सिव फोर्स है तो इतने बड़े फोर्स के आगे ये वाला फोर्स क्या है? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। और इस फोर्स को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और तभी हमने पी इनिशियल को पी फाइनल यहाँ पे लगा पाए। ठीक है, अदरवाइज अगर ये मतलब नॉमिनल फोर्स कह रहा हूँ, अगर ये फोर्स डोमिनेट करता है यहाँ पे,
ठीक है, अगर ये डोमिनेटिंग फोर्स होता तो अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे फिर, ठीक है, तो फिर उसका इफेक्ट यहाँ पे लेना पड़ता है हमें। तो दैट इज़ वाई कि v इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन में 200 अपॉन में 101, ठीक है। इसको अगर वैसे अप्रॉक्सीमेशन में लेके जाना हो तो इसको अप्रॉक्सीमेट 2 कर सकते हो तुम, 101 है ना, 1 कितना आ जाएगा, ये 1.9 समथिंग आ जाएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेट कर दो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो P इनिशियल और P फाइनल से हमें V क्या मिल गया, 2। अब क्या करना है इसके अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन। ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, ये एनर्जी कंजर्वेशन से भी हो सकता है और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन और v स्क्वायर u स्क्वायर से भी हो सकता है। देखो दोनों से करके देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला तरीका कि लेट से कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, हम ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as, s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, देखो फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, इसका, ठीक है, और ये 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन निकालो सबसे पहले। तो म्यू कितना है 0.5, एन कितना है 2 इंटू में 10, कितना आ गया ये 10, ये आ गया 10। ये क्या है, फोर्स इजकल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5, लेकिन ये 5 कैसा है, -5 है, क्योंकि ये इसको रोकेगा आगे जाने से, तो एक्सेलरेशन कितना आया -5। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, ये रही, ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू में -5 इंटू में s, कितना आ गया, -5 माइनस कैंसिल, 4 अपॉन में कितना s कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, आंसर क्या आया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो है तरीका कि मैंने एक्सेलरेशन निकाल के मैंने v स्क्वायर और u स्क्वायर का यूज़ करके मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। तो आओ इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं, चलो देखो किस तरीके से। अब जब ये दोनों मास एम्बेड हुए एक दूसरे के अंदर, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2, तो लगाओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है 0, और ये सारी की सारी एनर्जी का वर्क डन कहाँ पे चला गया, म्यू एम जी इंटू में एस, इसके अंदर ये जो फोर्स है वो सारा के सारा एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इसके काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। अब देखो इससे आंसर क्या आ रहा है, हाँ एम कितना हो गया इसके अंदर 2.02, क्या, हाँ ये कैंसिल ही हो जाएगा, राइट करेक्ट। तो ये एम से एम कट गया, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कितना 0.5 इंटू में जी इंटू में एच, एस इज इक्वल टू कितना आ गया ये, वी कितना था 2, तो ये हो गया 4/2 मतलब 2, तो ये हो गया 2 इंटू में ऊपर गया 10 नीचे आया 2.5 सेम होना चाहिए था मैं, 2.5 आज सही तो आ रहा है, नीचे वाला, ठीक है। ये हो गया 0.4 दैट इज 40 सेंटीमीटर। आंसर दोनों से सेम आएगा, पहले वाले से भी, और लेकिन इसका ध्यान रखना है यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई हमने और वहाँ पे क्या लगा था, वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया था। देखो ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से है, एक सरफेस है, सरफेस पे एक बॉल स्ट्राइक कर रही है, बॉल की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेट कितना है 50 ग्राम, और ये जो इंसिडेंट हो रही है 45 डिग्री पे हो रही है ऐसे, दोनों से एक ही बात आएगी। इसमें तो आएगी, वैसे पूछ रहा हूँ, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं बोला गया, इंसिडेंट होगी ना, तभी वो स्मार्ट था, उसको पता है 45 तो कहीं से भी ले लो एक ही आएगा, अदरवाइज वो देता वर्टिकल से फिर हॉरिजॉन्टल से। और ये देखो ये क्या हुआ कि 45 डिग्री पे इंसिडेंट करके 45 पे ही क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई, ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये मैं लिख दूँ डेल्टा पी, और दूसरा क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मतलब इसका मॉडल है ना, चेंज इन
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम लिखना होगा ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ध्यान दें, देखो जो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मोमेंटम कंजर्व कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसमें एक्स में या वाई में? मोमेंटम चेंज कहाँ पे होगा? हॉरिजॉन्टल में नहीं, वर्टिकल में होगा। देखो कैसे, अगर मान लो ये 45 तो फिर ये भी 45 है ना, 45 होगा ना, 45 45 90। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? √2, और यहाँ पे भी कितनी होगी? √2। बेसिकली इधर जब जाओगे तुम तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट √2 और √2, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ही नहीं हॉरिजॉन्टल में तो, लेकिन वर्टिकल में चेंज हुआ। कहाँ पे? डायरेक्शन के अंदर। ये पहले इधर थी, अब क्या हो गई? इधर हो गई, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली क्या लिखा गया? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? 2 टाइम्स √2। अरे यार, अगर इसको तो माइनस ले, इसको तो प्लस ले रहा है, मान लो इस डायरेक्शन को प्लस ले रहा है, तो √2 माइनस ऑफ माइनस √2, तो कितना आ गया चेंज? 2√2, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंट, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 2√2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? डेल्टा पी इक्वल टू एम टाइम्स डेल्टा वी, यही होगा ना। या तो तू ऐसे लिख ले, एम टाइम्स v1 प्लस एम टाइम्स v2 कर ले, एक ही बात है, ठीक है। सॉरी, एम टाइम्स v1 माइनस एम टाइम्स v2 कर ले, ये फिर ऐसे कर ले, ठीक है। मास कितना है इसका? 50 ग्राम, 50 अपॉन में 1000 हो गया है ना, इनटू में 2√2, तो ये कितना हो गया? 500, और ये आ गया 10, तो मतलब √2/10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1.414/10, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.14। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 0.14। अच्छा, दूसरा केस में कह रहे हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। जब इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो mv1 इसका मैग्नीट्यूड माइनस mv2 इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। लगाओ, m कितना? 50 इंटू में √2 का मैग्नीट्यूड माइनस 50 इंटू में इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज माइनस √2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? √2 इंटू में 50/1000 माइनस √2 इंटू में 50/1000, तो आंसर क्या आया? 0। दोनों के मैग्नीट्यूड को डिफरेंस देखोगे तो आएगा 0। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखोगे तो कितना आएगा? 0.14। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक लेवल सरफेस है, उसके ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक है, एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, और इसकी स्पीड कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड। इससे टकराने के बाद क्या होता है? ये बुलेट एमर्जेस का मतलब इसके बाहर निकली 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से क्या निकल गई? बाहर निकल गई। और इसके इन्फ्लुएंस में ये क्या चला? 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ ब्लॉक चला, ठीक है। जब ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये इससे बाहर निकल गई, इसको पेनिट्रेट करते हुए, और 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकली। और ये जो ब्लॉक है 10 kg का, वो 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें इसका म्यू निकालना है। क्या था? फाइंड आउट म्यू। आओ देखो, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसके अंदर? व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू में वेलोसिटी, कितना हो गया ये? 10। पी फाइनल लगाओ, पी फाइनल क्या होगा इसमें? व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? देखो इनिशियल तो इसके पास ही है, ये तो रेस्ट पे है। जब ये इससे टकराया, इसको वेलोसिटी दी इसने, और खुद वेलोसिटी गेन करता हुआ बाहर निकल गया। गेन तो नहीं की, लूज करता हुआ बाहर निकल गया। तो बेसिकली इसका मोमेंटम क्या लिखा गया है? 10 इंटू में v प्लस कितना? 20/1000 इंटू में 100,
ये इसका है पी फाइनल। मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, तो 10 इज इक्वल टू 10v प्लस ये कितना हो गया 2, तो v कितना आया 0.8। तो बेसिकली इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है ना वो 0.8 है। इस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में वो 20 सेंटीमीटर चला, इस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में क्या चला 20 सेंटीमीटर चला, तो हमें म्यू निकालना, तो क्या कर ले, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द बेस्ट वे। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी v स्क्वायर, मतलब 64 अपॉन में 100, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होने वाली है इसकी 0 इज इक्वल टू म्यू mgh, m कितना 10 इंटू जी कितना है ये, और h कितना है 20/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 32/10 इज इक्वल टू, ये 100 से 100 कट गया, ये नीचे क्या आ गया 20 म्यू, तो म्यू कितना आ गया 0.16, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.16। देखो इस तरीके से, देखो एक ना पुली है, पुली के ऊपर 2 ब्लॉक्स हैं, जैसे मान लो ये 5 kg का ब्लॉक और यहाँ पे लगा 4 kg ब्लॉक, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सिस्टम बड़ा है, छोटा नहीं है इतना, मतलब थोड़ा सा लंबा है ऐसे, लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है। तो क्या एक्चुअल में ऐसे ही होगा कि 5 किलो का वेट नीचे होगा और 4 kg का ऊपर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि अब तुम अपनी कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैं इसको हल्का सा उठा के और छोड़ दूँ तो देखो ये 5 kg 4 kg, एक्चुअल में सिनेरियो यही होगा कि 5 kg नीचे की तरफ होगा और 4 kg यहाँ पे लटक रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ उठाऊँ और वहाँ से क्या कर दूँ, ड्रॉप कर दूँ, तो कॉमन सेंस से बता कि ये उठने की कोशिश करेगा तब, क्योंकि जब इसके ऊपर झटका लगता है तो ये हल्का सा एक बार ऊपर उठेगा और फिर नीचे बैठ जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इनिशियली तो ये उठने की कोशिश करेगा। तो तुम्हें ये बताना है कि इसको किस हाइट तक लेके जाएं, इसको क्या करें, किस हाइट तक लेके जाके मैं छोड़ूं सो दैट कि ये ऊपर की तरफ उठे। मिनिमम एच मिनिमम निकालना तुम्हें। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको ऊपर उठना है, ठीक है, तो इसको कितना फोर्स लगना चाहिए ताकि ऊपर उठ जाए, इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितना फोर्स लगे कि ये ऊपर की तरफ उठ जाए। mg से थोड़ा सा बड़ा, हाँ कितना लगे, ध्यान से देखो तो 10 न्यूटन। 40 तो इधर लग रहा है इसको, इसका 50 इधर है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो हल्का सा अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन में लगाऊँ तो ये उठेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 kg पहले से लगा हुआ है। ये 40 न्यूटन भी नीचे की तरफ लगा रहा है, ये 50 न्यूटन नीचे की तरफ, दोनों का डिफरेंस क्या है 10 न्यूटन। तो अगर मैं इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूँ तो ये उठ जाएगा। ये 10 न्यूटन फोर्स कहाँ से आएगा, इम्पल्स से, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पे टी ये, क्योंकि दोनों क्या है स्ट्रिंग, तो इसका इम्पल्सिव फोर्स इसके ऊपर इम्पल्सिव फोर्स डायरेक्ट लगेगा, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं इसको h हाइट ऊपर उठा दूँ तो जब ये नीचे आएगा, ठीक है, जब बिल्कुल टाइट होने की पोजीशन पे होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh, मतलब √2gh, h ही निकालना है ना। तो वहाँ पे ये 10 न्यूटन का इम्पल्सिव फोर्स मेरे को चाहिए, तभी ये क्या करेगा, उठ जाएगा। अगर ये 10 न्यूटन का इम्पल्सिव फोर्स मेरे को चाहिए तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का क्या कर लो, डिफरेंस कर लो, क्या कर लो, डिफरेंस, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम इज 0, इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, माइनस ऑफ माइनस √2gh, माइनस ऑफ माइनस √2gh इंटू में m, इंटू में m, तो mv यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 0, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, वो 10 न्यूटन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स √2gh, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, 100 अपॉन में 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू में 10 इंटू में h, तो ये कैलकुलेट हो गया, h इज इक्वल टू 10 अपॉन में 32,
मीटर इज योर आंसर। 5/8 नहीं सॉरी 5/16। देखो एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक पुली के ऊपर दो मासेस हैं जिनका वेट बराबर है, ठीक है। इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। एक इक्वल मास का जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, इसको v0 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आया और इसके साथ क्या हो गया, स्टक हो गया, ठीक है। इसके साथ क्या किया, स्टक कर गया। तो बताओ फाइनल v सिस्टम का। देखो अगर मैं इस केस की बात करूं, ये नीचे वाले की बात करूं, तो यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक कुछ ऐसे चिपक रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गए। इसकी वजह से इसको इम्पल्स मिली, उस इम्पल्स की वजह से t ऊपर और n नीचे, t ऊपर और n नीचे, किसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इसकी इम्पल्स की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, देखो इंटीग्रल ऑफ t माइनस n, इस ब्लॉक के ऊपर लगेगा n ऊपर, इसके ऊपर लगेगा n नीचे, ठीक है। ये ऐसे लगाएगा, टेंशन लगेगी ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लगेगा n ऊपर, ठीक है। तो t माइनस n डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे m लूँ या 2m लूँ, m लूँ या 2m लूँ, m, तो n किस लिए लगाया फिर, ठीक है। ये तुम गलती फ्रिक्शन वाले में भी करते हो, तो फिर n किस लिए लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका इफेक्ट जो है वो n के रूप में इसके ऊपर मिल चुका है इसको। तो t माइनस एन डी टी, p फाइनल क्या होगा, वेलोसिटी ये नीचे की तरफ जाएगा, तो माइनस में mv माइनस में 0, ठीक है। इसका इनिशियल तो क्या था, 0 था ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बनी इंटीग्रल ऑफ t माइनस एन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम वी। ये किसके ऊपर लिखी गई है, ब्लॉक नंबर लेट से ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, अलग अलग ही कर रहा हूँ। तो t माइनस एन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम वी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो दूसरे देखते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, 2 वाले के ऊपर। 2 वाले के ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो, ये m ऊपर लग रहा है, टेंशन, इसकी वेलोसिटी कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये क्या बनेगा, t डी टी इज इक्वल टू, इसका p फाइनल क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस 0। तो इसकी इक्वेशन आई इंटीग्रल ऑफ t डॉट डी टी इज इक्वल टू एम वी, अब इसके ऊपर लिखते हैं तीसरे वाले के ऊपर। देखो तीसरे वाले जब इसके ऊपर टकराएगा तो n इसका कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो लगाओ n डी टी इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी भी कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो फाइनल इसका क्या लिखा जाएगा, एम वी नॉट, क्या लिखा जाएगा इसका, हाँ। तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, v नीचे की तरफ, तो माइनस में एम वी माइनस एम वी नॉट, हाँ दोनों तरफ, दोनों बारी इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, माइनस में एम वी माइनस में एम वी नॉट। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुम इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो फाइनल वाली से, तो देखो ये इसमें जब जोड़ोगे तो एन डी टी कट जाएगा, टी डी टी बच जाएगा, उसमें से माइनस करोगे तो ये एम वी भी माइनस हो जाएगा। तब देख आंसर क्या आ रहा है, किधर प्लस होना चाहिए। देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अच्छा इनिशियल माइनस में है ना, तो माइनस ऑफ माइनस हो गए, सॉरी माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी प्लस एम वी नॉट। अब देखो आंसर बन रहा है क्या, तो v आ जाएगा v नॉट बाई 3। यहाँ से क्या करोगे, इक्वेशन 1 ये है और 3 ये है, तो 1 और 3 को ऐड करना है और फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3, ये आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट लिख लो कोलिजन थ्योरी
और सबसे पहले लिखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज़ ई। समझना बहुत आसान है। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लो u1 इनिशियल वेलोसिटी से ये u2 इनिशियल वेलोसिटी चल रहा है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं हम कि u2 इज़ ग्रेटर देन u1, तो ये टकराएंगे डेफिनेटली। जब ये टकराएंगे तो जब टक्कर होगी इनके साथ में, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से टकराएंगे और इनकी जो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है। जब टकराते हैं तो क्या होता है, डिफॉर्म। कभी स्लो मोशन वीडियोस देखी है? उस स्लो मोशन वीडियो में क्या दिखाते हैं कि वो टकराती हैं और वो अपने आप को डिफॉर्म करती है और फिर बाद में क्या करती है, रीगेन कर लेती है। ठीक है, तो इस जब ये टकराती हैं m1 और m2, यहाँ पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब नाउ डिपेंड ऑन द मटेरियल, डिपेंड ऑन द मटेरियल, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है, तीनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मान लो एक मिट्टी की बॉल को, मतलब गीली मिट्टी की बॉल को अगर दीवार पे मारोगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक स्टील की बॉल को करोगे तो क्या होगा, वो दीवार को डिफॉर्म कर देगा लेकिन खुद डिफॉर्म नहीं होगा, है ना। या फिर एक जो तुम्हारी कॉस्को की बॉल होती है, टेनिस बॉल जो होती है, उसको अगर तुम दीवार के ऊपर मारोगे तो पहले डिफॉर्म होगी, फिर वापस के क्या कर लेगी, रीगेन कर लेती है। ठीक है, लेकिन दीवार को डैमेज नहीं कर पाती वो। ठीक है, तो दीवार तो क्या होती है, डिफॉर्म भी नहीं होती है, लेकिन बॉल क्या होती है, उस केस में डिफॉर्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं मिक्स एंड मैच, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये डिफॉर्मेशन किसके ऊपर ज़्यादा होगी, किसके ऊपर परमानेंट होगी, किसके ऊपर टेम्परेरी होगी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ें में ध्यान में रहनी चाहिए, हमेशा होना पॉसिबल नहीं है। और क्या कहते हैं, पार्शल भी, कम्प्लीटली भी और नेग्लिजिबल भी हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। इट्स ऑल डिपेंड ऑन मटेरियल। ठीक है, प्लस ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मान लो एक हल्की सी आयरन बॉल को मैं जस्ट फेंकूँ तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसी को बुलेट में भर के फेंक दे तो क्या होगा, दीवार को ब्रेक भी कर सकती है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड मटेरियल एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसके टकराने के बाद क्या हुआ कि m1 और m2 मासेस v1 और v2 वेलोसिटी से चलने लगे। यहाँ पे हम केस मान रहे हैं कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तो जो E लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्या है, v1 माइनस v2, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, u2 माइनस u1। तो यहाँ से आता है हमारे पास E। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, E। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो है, जहाँ पे हमने E निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फटाफट लिखो इस चीज़ को। ठीक है, अब कभी कभी ना क्लासिफिकेशन की जाती है कि कोलिजन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन E जो हम बाइफिकेशन करते हैं, सबसे पहले वो लिखो। बेस्ड ऑन E जो कोलिजन के जो टाइप्स होते हैं वो लिखो। सबसे पहले देखो इस E की वैल्यू, यहाँ पे जो ये रेशो बन रही है, ठीक है, ये वेरी करती है 0 से 1 के बीच में। 1 होती नहीं है एग्जैक्ट और 0 भी एग्जैक्ट नहीं होती, जस्ट इसके अप्रोच करती है इसको बस। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर E की वैल्यू 1 होगी तो क्या बोलते हैं इसको, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, दूसरा, अगर E अगर 0 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर E जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करे तो क्या बोलते हैं उसको, पार्शली इलास्टिक और इनइलास्टिक, दोनों हो सकती है, इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों हो सकती है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक दोनों हो सकते हैं। ये बाइफर्केशन है इसकी कोलिजन की बेस्ड ऑन E। ठीक है, दूसरी जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है कि हम एक दूसरे की तरफ किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो ये और ये आमने सामने बिल्कुल टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, तो किसको क्या बोलते हैं, कौन सा कोलिजन बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, लिख लो हेड ऑन कोलिजन। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाए फिर, हेड ऑन की सेम वो वेलोसिटी के और लाइन वो यहाँ है। अगर मेरे को मान लो किसी को समझाना है कि हेड ऑन कोलिजन होता क्या है, ठीक है, collision will take place
along the line of हाँ along the line of देखो ये है इसका लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, इसकी लाइन ऑफ मोशन भी ये है। अब इसको ध्यान से देखना, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक मैंने ऐसे लिया और एक लिया यहाँ पे, ये ऐसे जा रहा है और ये, इसकी लाइन ऑफ मोशन कहाँ पे है, यहाँ पे। इसकी लाइन ऑफ मोशन क्या है, जब ये टकराएंगे तो ये हेड ऑन है या ऑब्लिक है, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग-अलग है। तो ध्यान रहे, अगर लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर है तो क्या है, हेड ऑन कोलिजन। अगर लाइन ऑफ मोशन इज नॉट इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो क्या है, ऑब्लिक। ठीक है, लिखो इसको। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, इधर ध्यान दो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था ई वाला, देखो ई का जो फॉर्मूला हमने लिखा दैट इज ई इज इक्वल टू v1 माइनस वी टू अपॉन में u2 माइनस u1। ये v1 और v1 v2 u1 u2 इस पर्टिकुलर केस में कहाँ पे है, जैसे मान लो मैं एक केस बनाऊँ ऐसे, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, हल्का सा ऐसे, ठीक है, ये u2, ये क्या है u1। जब ये टकराएंगे तो क्या ये हेड ऑन कोलिजन होगा, ऑब्लिक होगा, लेकिन इसमें u1 u2 v1 v2 कौन से लिए जाएंगे, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग जो थीटा आएगा उससे उसका मतलब वो निकाल लेंगे कंपोनेंट सही है। ध्यान दो, इसमें लिख लेना कि v1 v2 u1 u2 लिखो, these v1 v2 u1 u2 are the velocity along the line of impact, are along the line of impact। ये line of impact के along देखी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में जब ये टकराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कोलिजन मान लें ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो ये मान लो u2 है तो इस तरीके से, ये u2, ठीक है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट से मान लो थीटा डिग्री पे है, ठीक है, ये ऐसे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो ली जाएगी इसकी u2 cos थीटा, क्या ली जाएगी, u2 cos थीटा। इसका भी हम ऐसे देख लेंगे, ये u1 और मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा u1 cos, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो वेलोसिटीज होती है कैसी होती है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। उसके बाद स्टार करके लिखें, स्टार करके लिखना है यहाँ पे, ये जितने भी केसेस हैं, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो चाहे वो ऑब्लिक कोलिजन हो, ठीक है, इन सभी केसेस में मोमेंटम हमेशा हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मोमेंटम कंजर्व होना है, अगर एक हम सिंपल केस की बात करें जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है वो आमने सामने टकरा रहे हैं हेड ऑन कोलिजन से, ठीक है, और टकराने के बाद क्या हुआ, इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, कुछ इस तरीके से हो गई, v1 और v2, ठीक है, ये m1, ये m2, ये m1 और ये m2। तो मोमेंटम कंजर्व देखो किस तरीके, मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरीके से लिखा जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम में, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर मान लो ये ऑब्लिक हो रहा है तो यहाँ पे cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज ली जाएंगी बस, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, जब हमने e इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 1 और e इन बिटवीन की अगर हमने बात की थी जब, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो सिर्फ इस केस में काइनेटिक फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल होता है, ठीक है। वैसे तो इसमें भी नहीं होता लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि साउंड में एनर्जी और हीट में एनर्जी इसमें भी निकलती है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी बहुत नेग्लिजिबल सी होती है लेकिन हम मान लेते हैं। लेकिन इसमें के फाइनल,
ये चीज़ समझ में आई? लिखो इसको फटाफट लिखो। मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक बॉल है जिसका मास है m और एक v वेलोसिटी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरी एकदम से, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, इस बॉल और इस सरफेस के बीच में, ठीक है। तो बताएं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ये टकरा के ऊपर जाएगा। मोमेंटम कंजर्व करें यहाँ पे सीधे सीधे, देखो E इज इक्वल टू, चलो v1 माइनस v2 अपॉन में क्या था u2 माइनस u1, किसको मानूँ 1 सरफेस, चलो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। E इज इक्वल टू, अच्छा चलो ठीक है, v1 कितना होगा 0 माइनस ये कितना हो जाएगा v डैश अपॉन में u2 कितना है, u2 कितना है v, और ये कितना है 0। तो यहाँ से जो निकल के आएगा v डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स e टाइम्स v। ये माइनस सिग्निफाइज व्हाट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो अपोजिट हो गई। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो v डैश की वैल्यू क्या होगी e टाइम्स v, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e टाइम्स v। इसको ध्यान रखना, इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के अंदर, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल सीधा हेड ऑन। अगर मान लो यही चीज़ ऑब्लिक हो जाए, जैसे मान लो इस तरीके से कि ये सरफेस और ये बॉल आई ऐसे और टकराई इस तरीके से, लेट से थीटा में। अब बताओ, देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, देखो किस तरीके से करते हैं। मान लो ये v आ रही है ऊपर से, तो इसको देखोगे तो यहाँ पे भी थीटा, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो v साइन थीटा और एक क्या होगा v कॉस थीटा, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको, ठीक है। इसमें डायरेक्शन जो होगी, और सॉरी जो इन दोनों के बीच में सरफेस के बीच में e जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो हॉरिजॉन्टल है उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा वर्टिकल में। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है v cos थीटा। तो बेसिकली जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसमें दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक तो v cos e टाइम्स v cos थीटा और दूसरा क्या होगा v sin थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट ही कहीं पे क्या होगी उसकी वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगी कहीं पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से है, एक बॉल है जिसका मास है m और ये v वेलोसिटी से जा रही है, अप्रोच कर रही है एक दूसरी बॉल जो कि रेस्ट पे है, उसका मास भी क्या है, दोनों आइडेंटिकल बॉल है। ये दोनों टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी रह गई, 3/4 ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी रह गई। तो बताएं क्या बताएं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना था इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें E फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो कौन कौन सी इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, और दूसरा एनर्जी, दूसरा क्या हो जाएगा एनर्जी। देखो कैसे, अगर इसमें मोमेंटम कंजर्व करें तो क्या होगा m1u1 मतलब ये प्लस m2u2 इज इक्वल टू, टकराने के बाद दोनों की क्या हो जाएगी वेलोसिटी अलग अलग, वो हमें नहीं पता, वो हमने लिख दी v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहाँ से v आ गया v1 प्लस v2, एक इक्वेशन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। दूसरी कहाँ से निकालें, किससे, ई से निकालें, कैसे, ई से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ई भी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, ठीक है, v1 माइनस v2 इज इक्वल अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से v क्या आ गया v1 माइनस v2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड एक और लग सकती है यहाँ पे, इसने बोला कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 रह गई किसके, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो हाफ mv1 प्लस हाफ mv2 इज इक्वल टू हाफ इंटू में सॉरी 3/4 ऑफ हाफ mv2, ये हो गई। देखो इसमें हाफ m तो हर जगह से कट गया, ये बचा क्या v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया
3/4 ऑफ वी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, देखो इन दोनों की हेल्प से वी स्क्वायर, वी1 स्क्वायर और वी2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर बोथ साइड करो, इन दोनों को स्क्वायर बोथ साइड करो, तो ये बनेगा वी1 स्क्वायर प्लस वी2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से v1 v2 देखो ऐसे आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2v1 v2। अब मेरे को v1 v2 की वैल्यू चाहिए, वो मैं कैसे निकालूँ, इन दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी स्क्वायर। इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, तो एक सेकंड अगर हम दूसरे वाला काट देंगे तो ये तो चाहिए ही ना, किधर से, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर तो चाहिए, तो ऐड कर दो 2। हाँ तो बात एक ही आ गई, फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, सही है, फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी फिर। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, सही है, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये बन जाएगा 2v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन 1 प्लस ई स्क्वायर। हाँ, इस बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/, तो ये इधर चला जाएगा, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जाके -1 इधर बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 1/2, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2।